न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको हरियाणा से बताएंगे, जहां हरियाणा INLD के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की झज्जर के बहादुरगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने नफे सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें नफे सिंह राठी के एक बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई है, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने STF जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने अस्पताल जाकर नफे सिंह राठी के परिवार वालों से मुलाकात की है और इसके बाद हत्याकांड की CBI जांच की भी मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें, जहां समर्थक, कार्यकर्ता, परिवार के सदस्य सभी वहां पे मौजूद हैं, जहां पे ले जाया गया नफे सिंह राठी को। झज्जर के बहादुरगढ़ में नफे सिंह की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और इसमें नफे सिंह के साथ साथ उनके एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो गई है, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में CBI जांच की भी मांग की गई है। विपक्षी खेमा एक के बाद एक सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अभय चौटाला जैसे बड़े नेता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सभी एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि कानून व्यवस्था अगर सही रहे, अगर इन्होंने जो शिकायत पहले ही की थी वो शिकायत DGP से, सरकार के स्तर के अधिकारियों से, उन शिकायतों का असर नहीं हुआ। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की है। कितने हमलावर थे? अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाए। जो भी इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। कितने राउंड मिले सर? अभी उसका मैं उस विषय पर आपको बता नहीं सकता हूँ, वो सारा अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी पुलिस कार्रवाई जारी है और आगे जैसा भी होगा आपको उस विषय में बता दिया जाएगा। सर, अभी अभय चौटाला जी ने कहा कि पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। नहीं, अभी मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा, अभी तो मैं इसी में लगा हूँ ट्रेस करने में इसको। इस शहर को बनाने में मेरे पिताजी ने अपना खून पसीना एक किया। जिस समय मेरे पिताजी यहाँ के MLA बने, बहादुरगढ़ को चंबल की घाटी कहा जाता था। 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानों पर पुलिस बैठी थी। क्यों? यहाँ पे गुंडे मंत्रियाँ मांगते थे। हमारी सरकार आई, वो गुंडागर्दी खत्म हो गई थी, शहर हमारा पीसफुल हो गया था, तरक्की की राह देख रहे थे लोग। यहाँ पे राजनीतिक तौर पे जितनी मजबूती से हम अपने हल्के की आवाज़ उठा रहे थे, शायद वे उन लोगों को पसंद नहीं आई जो इस शहर को तरक्की की राह पे नहीं देखना चाहते, हमारे परिवार को देखना नहीं चाहते। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। STF को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीज़ों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ऐसे में CBI जांच की भी मांग की जा रही है। लेकिन पूरे इलाके में अब हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर किस तरह से गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और ऐसे में कई बड़े आरोप भी लग रहे हैं। एक एक करके बड़ी बातें बताते हैं। लॉरेंस क्या भरोसेमंद है काला जठेड़ी, यानी किस गैंग का नाम सामने आ चुका है, ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। और ऐसे में जिस पर डाउट है उसी में तफ्तीश आगे बढ़ रही है। जठेड़ी पर यह शक है। रोहतक और झज्जर इलाके में काला जठेड़ी गैंग लगातार सक्रिय, जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। करोड़ों की प्रॉपर्टी विवादों में हत्या का शक अभी तक माना जा रहा है कि यही एक वजह, जो कि पुलिस सोर्सेज का इस वक्त कहना है। और काला जठेड़ी के जरिए ही हत्या करवाई गई होगी, इस तरह का पुलिस सूत्रों की ओर से जानकारी भी मिल रही है। एक एक करके बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। हालांकि वहां की सियासत में उबाल इस मसले को लेकर इसलिए भी है क्योंकि कहा यह जा रहा कि नफे सिंह राठी ने अपनी सुरक्षा को लेकर पहले ही
सभी को पत्र लिखा था, सरकार को, डीजीपी को, गृह मंत्री तक को भी पत्र लिखा गया था। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि अगर वक्त रहते इस शिकायत पत्र पे ध्यान दिया जाता तो क्या होता। और इस पूरे मामले में अभय चौटाला ने अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। सीबीआई जांच जिसके जरिए जो वहां के कार्यकर्ता हैं, अभय चौटाला जैसे बड़े लीडर है पार्टी के, वो सभी उनको भरोसा हो सकता है, लेकिन क्या वाकई सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी ये तो वक्त पे छोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस अपने स्तर पे काम कर रही है। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने उनको सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। ये कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बाकायदा तौर पे हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेवारी है, ये बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। जिस ढंग से चौधरी नफे सिंह राठी को शरेआम गोलियां मार करके आज मार दिया गया, इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। दुखद समाचार, ये बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दें। और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और इसका दिवाला पिट गया है। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि ये हमला हुआ कैसे, हमलावरों ने कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग की है, वो तस्वीरें इस वक्त देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि गाड़ी पर एक के बाद एक जबरदस्त हमला किया गया। दरअसल शाम के वक्त में घात लगा करके गाड़ी पर हमला किया गया जिसमें नफे सिंह मौजूद थे। और किस पे आरोप लग रहा है ये भी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। काला जठेड़ी जो गैंग है उसके ऊपर, लेकिन झज्जर जिले में बहादुरगढ़ के फाटक के पास ये हमला हुआ अचानक से। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जितने लोग गाड़ी में सवार थे इन सभी पर हमला करने की पूरी योजना बनाई गई थी और इसलिए न सिर्फ नफे सिंह पर यह फायरिंग हुई बल्कि उनके सुरक्षा कर्मियों पर भी फायरिंग हुई है। और नफे सिंह फ्रंट सीट पर ही बैठे थे जिन पर ताबड़तोड़ हमला हुआ। और ये गाड़ी की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, उसके जरिए भी आपको पता चल रहेगा कि एक राउंड की फायरिंग नहीं बल्कि कई राउंड की फायरिंग हुई है, तभी जाकर गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। और गाड़ी में नफे सिंह के साथ उनके 3 गनमैन भी बैठे हुए थे। एक गनमैन की भी मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछली सीट पर ये गनमैन बैठे हुए थे जिन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। कोशिश ये की जा रही थी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कि कैसे भी हम अपने नेता को बचा लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। शाम 5 बजे के करीब ये फायरिंग हुई। कार पर सवार थे ये सभी हमलावर और उसके बाद इन्होंने टारगेट गोली चलाई। और बताया जा रहा है कि जब निशाना लगाकर इन्होंने हमला किया, गले और कमर में नफे सिंह के गोलियां लगी है। सुरक्षा कर्मियों को भी इन्होंने गोलियां मारी। करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए और जिसमें से 2 पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफ़ी CPR किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट ICU में अभी एडमिट हैं, उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया? वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफ़ी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफ़ी सारा जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है और पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। हमारे विधायक जी नफे सिंह राठी की गोलियों से छलनी कर दिया गया और ये बहुत ही दुख की घड़ी है हमारे लिए। हमारे वो सब कुछ थे पर विधायक जी और बहुत बुरा हुआ। ये प्रशासन की ढील है जो इतना बड़ा कांड हुआ। हम तो यही कहेंगे बहुत गलत हुआ है हमारे
विधायक जी के साथ। हाँ जी, सरकार से तो हम कह रहे हैं कि जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए, जल्दी से जल्दी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने बहादुरगढ़ में जहां ये वारदात हुई है, उस ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया की टीम सबसे पहले पहुंची। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कैसे हुई ये पूरी वारदात। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष एवं बहादुरगढ़ से 2 बार विधायक रहे नफे सिंह राठी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ के बराई फाटक के पास इस वारदात को अंजाम दिया है। आई-10 गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या की है। इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल के बाहर, जहां पर इनेलो के समर्थक जुटने शुरू हो गए हैं। जैसे ही इनेलो के समर्थकों को इस बारे में सूचना मिली तो यहां पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। ये वही ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल है जहां सबसे पहले नफे सिंह राठी को घायल अवस्था में लाया गया था, लेकिन यहां पर पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथ ही उनके एक समर्थक की भी मौत का मामला सामने आया है, उन्होंने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया है। जयकिशन मांडोठी उनका नाम बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके जो ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी थे वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरियाणा की सियासत में नफे सिंह राठी कौन थे और उनकी हत्या को लेकर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है, एक एक करके उनसे जुड़ी हुई बड़ी बातें बताएंगे आपको। दरअसल नफे सिंह राठी INLD के प्रदेश अध्यक्ष रहे, MLA भी। अगली बड़ी बातें उनके बारे में। अभय चौटाला जो कि इनेलो के प्रमुख चेहरा हैं, उनके करीबी माने जाते थे और एक कद्दावर नेता नफे सिंह रहे, प्रकाश चौटाला के बेहद विश्वास पात्र माने जाते रहे। अब इसी से समझ सकते हैं कि हरियाणा की सियासत में उनका क्या दमखम था। 2 बार विधायक भी रहे नफे सिंह राठी, जो कि 1996 से साल 2005 तक के लगातार विधायक भी रहे। इसके अलावा बहादुरगढ़ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन, यानी सियासत में उनकी कैसे एंट्री होती है, ये सफर कैसे, वो बता रहे हैं। पुलिस इस पर अपना काम कर रही है, हमने इस गंभीरता को समझा है। CIA और STF इस पर अपनी जांच शुरू कर दी है और जैसे ही इनके परिवार ने भी कुछ शक प्रकट किए हैं, उसके आधार पर पुलिस अपना काम कर रही है। अभी तक परिवार ने लिख कर नहीं दिया है, अब जैसे ही वो लिख कर देते हैं, कुछ और शक सबा करते हैं, उसके आधार पर हम FIR करेंगे। परंतु पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी अपराधी हैं उनको, जो भी साजिश करता होंगे, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस, हरियाणा पुलिस के द्वारा की जाएगी। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा की मांग की गई थी, उसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं दिया गया। आप लोग विपक्ष की तरफ नहीं देखते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने किसानों को रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस तारा लगा दिया, पर जो अपराधी हैं और जो नेता हैं उनको आप नहीं सुरक्षा दे पा रहे हैं। किसानों पर आप लोग बर्बरता कर रहे हैं, वहाँ गोलियां चलवा रहे हैं, और अपराधी को पकड़ना चाहिए, उनको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखिए, ऐसे अवसर पर केजरीवाल की आदत है राजनीति करना, वो राजनीति करने से बाज नहीं आते। और जवाहर यादव बता रहे हैं कि सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है जब शाम के वक्त अंधाधुंध फायरिंग हुई और INLD नेता की हत्या कर दी गई। शुरुआती वक्त में खबर ये मिल गई है कि STF इस मामले की जांच करने वाली है, स्पेशल टास्क फोर्स। और किसी भी बड़ी घटना के बाद जब बहुत सारे सवाल जवाब उठने लगते हैं तो पुलिस के वो चुनिंदा अधिकारी जो किसी भी हाई प्रोफाइल केसेस को देखते हैं, उसी टीम का गठन हुआ है इस वक्त। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर ममता बनर्जी के इशारे पर ही बंगाल पुलिस किसी को भी संदेश खाली में जाने नहीं दे रही है। हद तो तब हो गई जब फैक्ट फाइंडिंग टीम को जबरन रोक दिया गया जाने से, और इसके बाद वहां जबरदस्त बवाल मचा है। दरअसल फैक्ट फाइंडिंग टीम महिला उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने के लिए जा रही थी, जिन्हें वहां रोक दिया गया। संदेश खाली में आपातकाल, सच दबाने की साजिश। लगभग 2 महीने से संदेश खाली का गुनहगार शाहजहां शेख फरार है। लगभग 20 दिन से संदेश खाली में महिला उत्पीड़न का सच छिपाया जा रहा है। आखिर ममता सरकार संदेश खाली में क्या छिपा रही है? आखिर विपक्षी पार्टी के नेता संदेश खाली क्यों नहीं जा पा रहे? क्या संदेश खाली की महिलाओं से रेप और जमीन पर जबरन कब्जे के सच को ममता सरकार छिपा रही है?
क्या इसी वजह से फैक्ट फाइंडिंग टीम को बंगाल पुलिस ने न सिर्फ जबरन रोका बल्कि हिरासत के बाद गिरफ्तार भी कर लिया? पुलिस से पूछिए हमने कौन से कानून का उल्लंघन दिया। दे हैव नॉट टोल्ड मी। सारी दुनिया चल रही है, हम सड़क पे चले तो इनको तकलीफ होती है क्या? और ऐसे धक्का मुक्की करके चढ़ो चढ़ो चढ़ो, व्हाट इज दिस? जो महिलाओं की, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने? सुबह पुलिस वाले आके ये कापी एफडी की एक कापी सर्व करे, बोले कि 144 सेक्शन उधर लागू है। तो हम बोला वी विल गो इन ग्रुप ऑफ 2 or 3 विदाउट वायलेटिंग 144। हमारे पास वुमेन मेंबर्स है, देयर विल बी ए सेट ऑफ 2 वुमेन मेंबर्स टू गो देयर एंड दे शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। सो मेल मेंबर्स आल्सो विल नॉट एक्सीड द नंबर। दैट इज व्हाट वी हैव डन, बट लेट अस सी। बट वेस्ट बंगाल पुलिस हैज गॉट इट्स ओन वे ऑफ फंक्शनिंग। संदेश खाली के बॉर्डर पर सच झूठ की लड़ाई। बंगाल के हिंसा प्रभावित संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को रविवार सुबह साउथ 24 परगना में भोजेर हाट में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीम को कोलकाता पीएचक्यू में रखा गया और फिर दोपहर में टीम मेंबर्स को रिहा कर दिया गया। इस टीम में पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी, ओपी व्यास, चारुवली खन्ना, भावना बजाज, राजपाल सिंह और संजीव नायक शामिल हुए। गिरफ्तारी पर नरसिम्हा रेड्डी ने कहा, हम यहाँ बैठे थे पर इन्हें इससे भी परेशानी है। अब हम गवर्नर से मिलेंगे और उन्हें अपनी स्थिति बताएंगे। इसके बाद हम दिल्ली में गृह मंत्रालय में अपनी बात रखेंगे। इधर भांगर डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हम टीम के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप यहाँ से आगे मत बढ़िए, पर वे पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। अगर शांति भंग की कोशिश की जाती है तो पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है। शाहजहां नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है। शाहजहां जैसे लोग ही टीएमसी को वोट लाते हैं, पैसा लाते हैं, जिताते हैं। लोग गुस्से में हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है सालों से, उसके लिए उनका जो प्रदर्शन है, जो गुस्सा है, उसका सामना करने की हिम्मत ममता बनर्जी की नहीं है, क्योंकि उनके लोकल लीडर्स को पकड़ लोग पिटाई कर रहे हैं, जूता से पीट रहे हैं। वो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं है। कहाँ थे ये लोग यूपी में, कहाँ थे ये लोग एमपी में, कहाँ थे गुजरात में, कहाँ थे असम में, कहाँ थे मणिपुर में? ये भाजपा का पार्टी कैडर्स है, कंट्रोल्ड बाय भाजपा। वो लोग आ रहे हैं ओनली टू मैलाइन तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट एंड टोटली कंट्रोल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। संदेश खाली का भाई शहंशाह है शाहजहां। संदेश खाली के भाई के नाम से मशहूर शाहजहां शेख भले ही 2 महीने से फरार हो, लेकिन उसकी दहशत ने यहां के लोगों के होश उड़ा रखे हैं। बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस और तमाम आयोगों के दबाव के बावजूद अभी तक न तो संदेश खाली में हुए गुनाहों की सही से जांच हो रही है और न ही शाहजहां शेख गिरफ्त में आया है। 42 साल का शाहजहां शेख बांग्लादेश भाग गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं। यहां तक कि 29 फरवरी को शाहजहां शेख को ईडी के सामने पेश होने का समन दिया गया है, लेकिन शेख पर इसका जरा भी असर पड़ता नहीं दिख रहा। जरा देखिए संदेश खाली मामले में यहां के लोगों ने कितनी शिकायतें की हैं। अब तक 1250 शिकायतें आई हैं। इनमें 50 एसटी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई हैं। यौन उत्पीड़न का मुख्य केंद्र संदेश खाली का ब्लॉक 2 बताया जा रहा है। प्रशासन को 18 फरवरी से अब तक यहां 1250 शिकायतें मिली। इनमें 400 जमीन हड़पने की हैं। 24 फरवरी को पुलिस कैंप में जमीन कब्जे की 73 शिकायतें मिली। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग को आदिवासी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की 50 शिकायतें मिली हैं। इन हालातों को देखकर ही सिफारिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता सरकार की तानाशाही को रोका जाए। आपको वो तस्वीरें जरूर याद होंगी जब
भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था और प्रधानमंत्री दुनिया को बिहार के नालंदा और कोणार्क की सूर्य घड़ी का रहस्य समझा रहे थे। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर उज्जैन को भी दुनिया के केंद्र में लाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। 1 मार्च को उज्जैन में एक ऐसा उद्घाटन होने जा रहा है जिस पर दुनिया रिसर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा उनके भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। सितंबर 2023 में हुए G20 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व समझाया था और अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार उज्जैन के अंदर एक ऐसी वैदिक घड़ी लगाने जा रही है जो कि पूरी दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी है। कालों के काल महाकाल और महाकाल की नगरी उज्जैन के रहने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ग्रीनविच मीन टाइम के मुताबिक समय की गणना पसंद नहीं आती, क्योंकि GMT में रात को 12 बजे दिन तो बदल जाता है मगर सूर्योदय नहीं होता। अब नई विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में समय की गणना वैदिक रीति से पूरी तरह से सूर्य सिद्धांत पर आधारित रहेगी। ये पहली वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना का ऐसा जबरदस्त विज्ञान साबित होने जा रहा है कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उज्जैन में आकर 1 मार्च को इस वैदिक घड़ी का उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक ऐसा सपना है जो उन्होंने उज्जैन विधायक रहते हुए देखा था और अब इसी सपने को वो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा करने जा रहे हैं। आखिर क्यों ये वैदिक घड़ी दुनिया को चौंकाने वाली है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन से ही इस वैदिक घड़ी की शुरुआत कर रहे हैं? आखिर क्यों दुनिया भर में इस वैदिक काल गणना पर रिसर्च हो रही है? हम इन सब सवालों का जवाब आपको देने वाले हैं। भारतीय ऋषि मुनियों के विज्ञान का दिग्दर्शन जब पूरी दुनिया वैदिक घड़ी के रूप में करेगी तो संसार जानेगा कि आखिर भारत को लोग विश्व गुरु क्यों कहते थे। सबसे पुराने शहरों में एक इस शहर का महत्व क्या है आपको आगे ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा और अयोध्या के बाद अब बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा आखिर क्या है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार अब उज्जैन के मुद्दे पर बड़ा महत्वपूर्ण कदम क्यों उठा रही है? महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। साल 2022 के अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उज्जैन गए थे और वहां पर उन्होंने महाकाल मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल के चरणों में बैठकर आराधना की थी। और उज्जैन को उसका प्राचीन वैभव वापस लौटाने का भी संकल्प लिया था। कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में
भारतीय कालगणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। मोहन यादव उज्जैन से ही विधायक हैं। पहले ही राष्ट्रीय महत्व और पर्यटन के नजरिए से उज्जैन के विकास को लेकर वो कई बड़े बयान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मोहन यादव ने यहाँ तक कहा था कि उज्जैन के सभी तीर्थ स्थलों को इतना बड़ा रूप देंगे कि पूरे देश से और पूरी दुनिया से यहाँ पर पर्यटक करोड़ों की संख्या में आएंगे। और इसकी शुरुआत वो उज्जैन की वैदिक घड़ी से करने जा रहे हैं। अपनी कला का प्रकट करेंगे। एक वैदिक घड़ी का भी हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। वैदिक घड़ी वो जगह है, वो स्थान है जो कालगणना की उज्जैन की महत्ता को पुनर्स्थापित करेगी, जो अपने समय के साथ साथ शुद्ध मांगलिक समय भी बताएगी, मुहूर्त भी निकालेगी और सर्वाधिक शुद्ध समय की दुनिया में उज्जैन से अपनी पहचान भी बनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उज्जैन में ही संदीपनी का आश्रम है। ये वही संदीपनी मुनि का आश्रम है जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण और उनके साथी सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण के शिक्षा ग्रहण का नगर होने की वजह से उज्जैन का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए इस जगह का महत्व अयोध्या, काशी और मथुरा के जैसा माना जाता है। मध्य प्रदेश की सरकारी मशीनरी अब बड़े पैमाने पर अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह ही उज्जैन को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने का काम शुरू कर रही है। और इसके लिए किस तरह से काल गणना को भी एक माध्यम बनाया जा रहा है, ये आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए मोहन यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कृष्ण जन्मभूमि के महत्व का जिक्र करते हुए उज्जैन को विकसित करने का संकल्प लिया था। आज आप उनकी बात करते हो कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते, ये मामले क्यों उलझाते, राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मथुरा में आओ मथुरा में कौन मना कर रहा है? बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उन्होंने 64 कला 14 विद्या सीखी, जहां आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। उज्जैन का गौरव बहुत बड़ा है। ये न सिर्फ आध्यात्म बल्कि विज्ञान का भी केंद्र रहा है और इसीलिए यहाँ पर वैदिक घड़ी को लगाने का उद्देश्य भारतीय काल गणना से पूरी दुनिया को परिचित करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से उज्जैन की काल गणना को स्थापित करना है। भारत की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन की प्राचीन वेधशाला में स्थापित होने जा रही है। हिंदू काल गणना करना और ग्रीनविच पद्धति की दोनों घड़ियों को यहाँ पर एक साथ देखा जा सकेगा। एप्लीकेशन के द्वारा अलग अलग लोकेशन के सूर्योदय का समय, मुहूर्त काल, विक्रम संवत कैलेंडर, राहु काल, शुभ मुहूर्त पंचांग को भी यहाँ पर देखा जा सकेगा। और इसी वैदिक घड़ी का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। भारतीय काल गणना की जो परंपरा है, ये विश्व की सबसे पुरानी प्राचीनतम परंपरा है और परंपरा के साथ साथ यह एक तरह से प्रामाणिक, विश्वसनीय, त्रुटि रहित पद्धति पे रही है और जिसमें संपूर्ण तरीके से विचार किया गया है। और दूसरा सूर्य सिद्धांत पर आधारित है और तीसरा जो पक्ष है कि उज्जैन, तो उज्जैनी को ये मान्यता है, माना जाता है कि जब ये सृष्टि का जब निर्माण हुआ तब से ही कुछ नगर जो है वो अस्तित्व में थे या अस्तित्व में आए, उसमें उज्जैन भी एक है। और महाकाल का प्रादुर्भाव भी वही है, महाकाल उसके संरक्षक है।
दरअसल आज नहीं बल्कि दुनिया की उत्पत्ति के समय से ही उज्जैन को काल गणना का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। उज्जैन धरती पर कर्क रेखा पर स्थित ये शहर इस कर्क रेखा के बीच में है। आज के उज्जैन में कर्क रेखा उज्जैन के डोंगला नामक जगह से गुजरती है। वैदिक घड़ी में हम लोगों का जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट हमने विकसित किया है कि इसमें समय की गणना तो है ही कि कितना समय हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से सूर्योदय का जो साइकिल है उसी के साथ हमने इसको जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि जैसे कि अभी ग्रीनविच टाइम की जब बात हो रही है तो सूर्योदय हुआ ही नहीं है, दिन बदला ही नहीं है, और आपने रात को 12 बजे मान लिया कि दिन बदल गया है। तो अब इसमें जो होगा घटी है, पल है, मुहूर्त है, कास्था है, संवत्सर है, दिन है, नक्षत्र है, तो ये सब का भी विचार हमने इसमें शामिल किया है। और तो ये ऐप की तरह भी है ये, और फिजिकली जो है उज्जैन में 1 तारीख को हम इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये काल गणना का शहर है और इसीलिए यहाँ महाकाल स्वयं स्थापित हैं। 18 पुराणों में उज्जैन के महत्व का विविध रूप से सविस्तार वर्णन किया गया है। भारत के 7 पावन पुरियों में उज्जैन यानी अवंतिका का स्थान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, महाभारत और रामायण में भी उज्जैन का वर्णन है। भारत के प्रमुख प्राचीन विद्या केंद्रों में इसका स्थान था। कालिदास ने रघुवंश और मेघदूत में उज्जैन के वैभव का वर्णन किया है। उज्जैन के महत्व का वर्णन करते हुए एक और श्लोक है। आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि जहां मानव लोक के स्वामी महाकाल हों, जो भारत का मध्य स्थान हो, इस स्थान का महत्व असाधारण माना जाए, इसमें आश्चर्य का कारण नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा भारतीय संस्कृति के महत्व के शहरों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। सितंबर 2023 में हुए G20 सम्मेलन में भी ऐसा ही हुआ था। तब पूरी दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा था इन तस्वीरों ने, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नजदीक जाकर एक इमारत की दीवार को छूने की कोशिश की। दरअसल ये नालंदा महाविहार की तस्वीरें हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के मेहमानों को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया था और इस निमंत्रण में स्वागत की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई थी। और जिस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया, वो भारत के पहले प्राचीन विश्वविद्यालयों में शुमार नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय की महानता पर इतना गर्व करते हैं कि जिस भी राष्ट्राध्यक्ष का उन्होंने स्वागत किया, उसको मोदी ने ये जरूर बताया कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय की महानता और ऐतिहासिकता क्या है। आज से 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नालंदा के चुनावी दौरे पर थे, तो उस वक्त उन्होंने नालंदा पर भी अपनी बात सबके सामने रखी थी। पूरा विश्व नालंदा की धरती पर ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए आता था। दूर सुदूर से लोग सालों तक यात्रा कर करके नालंदा में अपना जीवन समाप्त करने के लिए पहुंच जाते थे। आखिरी तक ज्ञान पिपासा के लिए वो यहीं पर डूबे रहते थे। नालंदा की तरह अब उज्जैन का वैभव भी पूरी दुनिया देखने वाली है।